अक 9 हिंदी अध्याय 81 अत्यधिक लू शेन की चुनौती की घोषणा तेजी से पूरे सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में फैल गई। लू शेन चुनौती दे रहा है। ओह, यह आदमी आखिरकार आगे बढ़ने को तैयार है। ये सही है। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में हमारा सर्वोच्च रैंक वाला डू हुआ केवल 500वें स्थान से ऊपर ही पहुंच पाया। सभी अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों में हम मूलतः सबसे निचले पायदान पर हैं। यह अफसोस की बात है कि लू शेन को पहले रैंकिंग की लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन अब वह आखिरकार कार्रवाई करने को तैयार है। दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के कई सदस्य ये समाचार सुनकर उत्सुकता से भर गए। वे अपना सारा काम छोड़कर आभासी केबिनों की ओर दौड़ पड़े। आभासी केबिन लोगों से भरे हुए थे, जो एक दुर्लभ दृश्य था। यहां तक कि दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के दो मुख्य नेता लियू फेंग और निंग हे भी आभासी केबिन में दिखाई दिए। लू शेंग ने आखिरकार रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा था कि यह बदमाश कम से कम अगले महीने के इंटरकैंप मैचों तक तो इंतजार करेगा ही। लियू फेंग हंसे और कसम खाए। निंग हे ने अपना सिर हिलाया। लू शेंग सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में हमारा नंबर 1 है, फिर भी उसने किसी भी रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लिया है। अन्य शिविरों के सदस्य इसके लिए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, अब जब लू शेन चुनौती दे रहा है तो हम अंततः अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं। लियू फेंग ने सिर हिलाया, फिर अन्य सदस्यों के साथ शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया। ... इस समय लू शेंग ने अपने नवीनतम प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। उनकी समग्र रैंक 9500 से ऊपर पहुंच गई थी। जब रैंक 10,000 से ऊपर हो जाएगी तो रिवॉर्ड पॉइंट बढ़कर 2 हो जाएंगे। जल्द ही मैं 5 तत्वों वाली मेडिसिन लिक्विड को भुना पाऊंगा। कई मैचों के बाद, हालांकि मैंने 5 मानसिक क्षेत्रों को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें संभालने में अधिक कुशल हो गया हूं। कुछ और मैच। लू शेन कुछ उत्साहित था। रैंकिंग युद्ध के प्रारूप ने उसे किमिंग शहर के भूमिगत अखाड़े की लड़ाइयों की याद दिला दी। उसने उत्साह की लहर महसूस की। जब लू शेंग अपने अगले प्रतिद्वंद्वी की तलाश करने वाला था तो उसने अपने सूचना पट्टी में पॉप-अप बॉक्सों की एक श्रृंखला देखी। लियू फेंग देखने का अनुरोध करता है। निंग हे देखने का अनुरोध करता है। जिया जुन देखने का अनुरोध करता है। पॉप-अप देखकर लू शेंग ने भौहें चढ़ाईं। वे सभी देखने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? लू शेंग हैरान था, भौहें सिकोड़ रहा था। वह मना करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दर्शक अनुरोध बटन के बगल में एक सेटिंग बटन पर पड़ी। इसे क्लिक करने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। देखने के लिए अंक की आवश्यकता है। लू शेंग शुरू में तो इस माहौल से हैरान था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में कई असाधारण प्रतिभाएं थीं, खासकर उनके जैसे उच्च स्तरीय योग्यता वाले लोग। वे संभवतः बहुत से सदस्यों को अपने मैच देखने के लिए आकर्षित करेंगे, क्योंकि दर्शक दूसरों के कौशल को देखकर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर लू शेंग ने सीधे अपने मैच देखने के लिए 1 अंक का शुल्क निर्धारित कर दिया। लू शेंग ने सोचा कि इससे कई लोग इसे देखने से कतराने लगेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका निजी टर्मिनल प्राप्त अंकों की सूचनाओं से भर गया था। इन लोगों के पास इतना पैसा है। लू शेंग थोड़ा असहाय था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और प्रतिद्वंद्वी की तलाश जारी रखी। इन अंकों के साथ वह 5 एलिमेंट्स मेडिसिन लिक्विड खरीदने के एक कदम करीब आ गया था। प्रतिद्वंद्वी की तलाश में हूं, कृपया प्रतीक्षा करें। लू शेंग के सामने परिचित पाठ प्रकट हुआ। जल्द ही सिस्टम ने लू शेंग को समान रैंक के एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मिला दिया। ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार लू शेंग कितनी दूर जा पाएगा। मैं कहूंगा कि कम से कम शीर्ष 5000 में। आखिरकार रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, प्रतिद्वंद्वी उतने ही मजबूत होंगे। एक बार जब वह शीर्ष 5000 में पहुंच जाएगा तो लू शेंग पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। ये बात सही है। जब डू हुआ रैंकिंग में ऊपर चढ़ रहा था तो उसे शीर्ष 5000 तक पहुंचने में 3 दिन लगे थे और वर्तमान 700 जोड़ रैंक तक पहुंचने में उसे 4 या 5 दिन लगे। लू शेंग डू हुआ से ज्यादा ताकतवर है। उसे सिर्फ 1 दिन में ही शीर्ष 5000 तक पहुंच जाना चाहिए। भीड़ लू शेंग का मैच देखने के लिए अवलोकन कक्ष में प्रवेश कर गई। तथापि निम्नलिखित दृश्यों को देखकर सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य स्तब्ध होकर मौन हो गए। एक के बाद एक उसके विरोधियों को कुछ ही सेकंड में हरा दिया गया। पूरा और संपूर्ण विनाश। सिस्टम का मुकाबला चाहे जो भी हो, लू शेंग ने उन्हें आसानी से कुचल दिया। केवल 5 या 6 मैचों के बाद ही लू शेंग की रैंक बढ़ गई और वह शीर्ष 5000 में पहुंच गए।
सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य हौंफने लगे। क्या यह आदमी और भी ताकतवर हो गया है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, है ना? भीड़ चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सकी। आज तक हमारे सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में केवल 7 ही शीर्ष 5000 में जगह बना पाए हैं। सच में क्या लू शेंग एक बार भी नहीं हारेगा? सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह अब शीर्ष 4000 में है और लू शेंग की जीत दर अभी भी 100% है। अविश्वसनीय। वे उसकी वीरता पर आश्चर्यचकित थे। यद्यपि लू शेंग की वर्तमान रैंक 4000 के निचले स्तर पर थी, लेकिन उनकी उच्च जीत दर के कारण सिस्टम ने उन्हें और भी मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलाया। वे सभी जानते थे कि लू शेंग असाधारण रूप से शक्तिशाली था, लेकिन सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में कई अन्य प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्होंने लू शेंग की तरह अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक ताकत होने के बावजूद रैंकिंग को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था। उच्च जीत दर का मतलब था समान रूप से उच्च जीत दर वाले प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबला होना। जारी रखना। जब वे उसकी सफलता से स्तब्ध महसूस करने लगे तो लू शेंग ने प्रतिद्वंद्वी की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक दुबला पतला युवक लू शेंग के सामने प्रकट हुआ। उसकी कमजोर शक्ल के बावजूद सभी दर्शकों ने उसके भीतर एक शक्तिशाली आभा का अनुभव किया। यह एहसास, क्या यह व्यक्ति मानसिक क्षेत्र में पृथ्वी गुण को समझ सकता है? अगर मुझे सही से याद है तो लू शेंग की विशेषता 5 तत्वों की मुट्ठी का रेन जल क्षेत्र प्रतीत होता है। पृथ्वी जल को रोकती है। क्या यह हो सकता है कि लू शेंग की पूर्ण जीत दर इस व्यक्ति द्वारा तोड़ दी जाएगी? दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई। लू शेंग को बार बार विरोधियों को आसानी से हराते देखना अब थोड़ा नीरस हो गया था, खासकर तब जब उन्हें इसके लिए एक अंक देना पड़ता था। लू शेंग ने अपनी नज़र दुबले पतले युवक की ओर घुमाए और उसकी जानकारी पढ़ी। वांग गैंग, अर्थ फीन ट्रेनिंग कैंप के सदस्य, मिड स्टेज 100 वेंस मार्शल आर्टिस्ट, रैंक 3215। जीत दर 87%। प्रबल प्रतिद्वंद्वी। कुछ समय के लिए आभासी चौक में अधिक से अधिक विस्मयादिबोधक के साथ कई लोगों ने लू शेंग की उपस्थिति पर ध्यान दिया, और लू शेंग के त्रुटिहीन युद्ध रिकॉर्ड ने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। 100% जीत दर। वह शीर्ष 500 में शामिल हो सकता है। सिर्फ एक दिन में शीर्ष 500 में पहुंचना, ये गति भयानक। इस समय लू शेंग का नाम दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के बीच प्रसिद्ध हो गया। लेकिन लू शेंग खुद इस सब से पूरी तरह अनजान था। उस समय लू शेंग अखाड़े के मंच पर खड़ा था और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार कर रहा था। आपके लिए प्रतिद्वंद्वी का चयन किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। परिचित उपशीर्षक सामने आए, साथ ही थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। एक क्षण बाद अखाड़े के मंच पर एक सफेद रोशनी चमकी और लू शेंग का अगला प्रतिद्वंद्वी पहले ही मंच पर आ चुका था। जो भी शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकता है, वह विभिन्न अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। देखते हैं लू शेंग का मुकाबला किसके साथ होगा। इस समय सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के लोग भी आश्चर्यचकित थे। शीर्ष 1000 से आगे लू शेंग तुरंत मार सकता था, लेकिन शीर्ष 1000 के भीतर लू शेंग संभवतः अपने विरोधियों को तुरंत नहीं मार सकता। सबकी नजरें मंच पर टिकी थीं। धीरे धीरे सफेद रोशनी छट गई और झोंकशान सूट पहने एक युवक सामने आया। उसकी आभा बेहद साधारण लग रही थी। हालांकि जब सभी ने उस युवक के बारे में जानकारी देखी तो वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। लिन फेई, दिव्य साहस प्रशिक्षण शिविर की सदस्य, अंतिम चरण फाउंडेशन स्थापना, समग्र रैंकिंग 300वीं। 300वां। लू शेंग केवल 900 में है और वह सीधे 300वें रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर रहा है। लेकिन फिर लू शेंग 100% जीत दर के साथ शीर्ष 1000 में पहुंच गया, इसलिए 300वें रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला होना सामान्य बात है। 300वीं रैंक वाला प्रतिद्वंदी किसी भी अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविर में वे श्रेष्ठ होते हैं, खासकर वे जो अंतिम चरण के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हों। अगर डूब हुआ भी आ जाए तो वह इस व्यक्ति को कुछ चालों से अधिक नहीं रोक पाएगा, है ना? सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर के सदस्य इस दृश्य पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सके। लू शेंग की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन जो भी रैंकिंग की लड़ाई में 300वें रैंक तक चढ़ सकता था, वह एक भयंकर दावेदार था। इसके अलावा इस प्रतिद्वंद्वी की साधना लू शेंग से ऊपर थी। लू शेंग शायद हारने वाला है, कोई यह कहे बिना नहीं रह सका। हालांकि लू शेंग की पिछली रैंकिंग में उन्नति उनके विरोधियों को कुचलने वाले अजेय प्रदर्शन के साथ हुई थी, लेकिन ये लिन फेई पिछले विरोधियों से बहुत अलग थी। जबकि दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्य गर्मागर्म चर्चा में थे,
लिनफी ने भी लू शेंग की जानकारी पर ध्यान दिया और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। 100% जीत दर और एक मार्शल आर्टिस्ट, दिलचस्प। लिन फेई हल्के से मुस्कुराया, हमला करने की जल्दी में नहीं, बल्कि उसने लू शेन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले चेन मोयुन नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट का सामना किया था। वह बहुत ताकतवर था, मैं भी उसके सामने सिर्फ 5 चाल ही टिक पाया था। उन्होंने एक बार मार्शल आर्टिस्टों के बारे में मेरी धारणा बदल दी थी, लेकिन कई रैंकिंग लड़ाइयों के बाद मुझे पता चला कि केवल चेन मोयुन ही मेरे विचारों को बदलने में सक्षम थे। मैं बहुत उत्सुक हूं, आपकी तुलना चेन मोयुन से कैसे की जा सकती है? लिन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसी समय पूरे अखाड़े में तलवार की स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी। बज़, तलवारें लगातार गुनगुना रही थीं। हालांकि लू शेंग ने जिस अनगिनत उड़ती तलवारों की कल्पना की थी, वह आकाश में दिखाई नहीं दी। केवल एक बहुत छोटी सी उड़ती तलवार लिनफी के पास चुपचाप तैर रही थी। इस दृश्य ने लू शेंग को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार लू शेंग पहले भी अंतिम चरण के आधार स्थापना साधकों का सामना कर चुका था। इस चरण तक, विशेष रूप से दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर द्वारा चुने गए साधक आमतौर पर लगभग 30 उड़ती तलवारों को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन उसके सामने खड़ा यह आदमी केवल एक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित कर रहा था। यह उड़ती तलवार, लू शेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हालांकि उसका बुनियादी बायोनिक रखरखाव 5वें स्तर पर पहुंच गया था, फिर भी वह इस उड़ती तलवार के रहस्यों को समझ नहीं पा रहा था। वह केवल उड़ती तलवार से निकलने वाली असाधारण आभा को ही महसूस कर सकता था। शायद आसान नहीं है, लू शेंग ने धीरे से कहा। उसे लिनफी से खतरे का आभास हो चुका था। जब से लू शेंग ने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया था, उसने फिर कभी ऐसी खतरनाक आभा महसूस नहीं की थी, और अब ये प्रकट हुई। निम्न स्तर के साधकों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका निकट युद्ध है। लू शेंग के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसके चारों ओर लाल रोशनी चमकने लगी। क्यूई रक्तभ्रम ने पहले से ही लू शेंग को सशक्त बना दिया था। टकराना। हवा में एक धीमी सी आवाज आई, लू शेंग के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई और लू शेंग एक तोप के गोले की तरह लिनफी की ओर झपटा। गति इतनी तेज थी कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य चिल्ला उठे। यहां तक कि 2 प्रमुख नेता लियू फैंग और निंग हे भी लू शेंग की गति देखकर अपनी आंखों में चमक लाए। इतनी गति, लगता है लू शेंग ने पिछली लड़ाइयों में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। लियू फैंग ने प्रशंसा की। निंग हे ने एक तरफ अपना सिर हिलाया, ये गति तेज है, लेकिन ये लिनफी सरल नहीं है। अगर यह सब है तो लू शेंग शायद लिनफी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर लियू फैंग का चेहरा भी गंभीर हो गया और उसने लिनफी की ओर देखा। लिन फेई स्थिर खड़ा रहा, उसकी बगल में छोटी सी उड़ती हुई तलवार लटकी हुई थी। लू शेंग का सीधा उस पर हमला करते हुए लिन फेई की मुस्कान गहरी बनी रही। करीब आने की कोशिश कर रहे हो, यह अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे करीब क्यों आ सकते हो? लिन फेई की उदासीन आवाज में अहंकार का भाव था। अगले ही पल लिनफी के बगल में मंडरा रही उड़ती हुई तलवार सीधे चांदी की बिजली में बदल गई और एक पल में लू शेंग की ओर तेजी से बढ़ी। टकराना। लू शेंग ने एक मुक्का मारा और आगे बढ़ा। क्यूई रक्त आग की लपटों की तरह उबल रहा था, लेकिन वह उड़ती तलवार को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। क्यूई रक्तभ्रम के आशीर्वाद के साथ भी जब लू शेंग की मुट्ठी उड़ती हुई तलवार से टकराई, तब भी उसकी मुट्ठी में एक भयानक तलवार का निशान बना हुआ था। खून जमीन पर टपक रहा था। लू शेंग घायल हो गया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों ने यह देखा और उनके दिलों में हल्की सी हलचल हुई। पिछली लड़ाइयों में लू शेंग ने हमेशा अपने विरोधियों को तेजी से कुचल दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 300वें स्थान पर रहने वाले लिनफी का सामना करना पड़ा। लू शेंग सिर्फ एक मुठभेड़ में घायल हो गया था, और लिन फेई के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि लिन फेई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। क्या ये 300वीं रैंक का स्वर्ण मानक है? हर कोई अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। 5 तत्व मानसिक क्षेत्र। इस बार लू शेंग, मुझे डर है कि उसे सचमुच हारना पड़ेगा, किसी ने आह भरी। हालांकि डू हुआ भी केवल 700वें स्थान से ऊपर है। लू शेंग का 300वें स्थान वाले व्यक्ति से हारना कोई अपमान की बात नहीं है। ये तो बस पहला दिन है और लू शेंग का अपनी वर्तमान रैंकिंग तक पहुंचना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। ये सही है, लू शेंग को बस कुछ और समय दीजिए और वह शीर्ष 500 या यहां तक कि शीर्ष 300 में भी प्रवेश कर सकता है। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के लोग एक के बाद एक बोलते रहे।
मंच पर लू शेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी खून बहती मुट्ठी को देखते हुए उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि शून्य तारा क्षेत्र में दर्द का अनुकरण बहुत यथार्थवादी है। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। मैंने तुमसे कहा था, मैं एक साधक हूं और तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम में केवल चेन मोयुन ही साधकों से मुकाबला कर सकता है। तुम अभी योग्य नहीं हो। लिन फेई के होठों पर अभी भी मुस्कान थी, वह मुस्कुराते हुए लू शेन को देख रहा था। लू शेन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी नजरें ऊपर उठाईं। इसी समय लू शेन के शरीर से एक शक्तिशाली लड़ाकू भावना और विभिन्न मानसिक क्षेत्र प्रकट हुए। डिंग फायर, जिया वुड, जू अर्थ, रेन वाटर, गिंग गोड। 5 प्रकार के मानसिक क्षेत्र तुरंत विस्फोटित हो गए। हम इतने सारे मानसिक क्षेत्र। लू शेन के शरीर से 5 मानसिक लोकों की आभा को महसूस करते हुए लिन फेई ने भी आश्चर्य का भाव दिखाया, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया। लिन फेई के होठों पर अभी भी मुस्कान थी। हालांकि कई मानसिक क्षेत्र हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कहा, चेन मोयुन के अलावा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के साथ हम साधकों से मुकाबला नहीं कर सकता। लिन फेई चिल्लाए और हवा में लटकी उड़ती तलवार तुरंत चांदी की बिजली की धाराओं में बदल गई। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उड़ती तलवार से तलवार की क्यू फूट रही हो। तेज तलवार क्यू ने आसपास की हवा को चीर दिया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसे चीर रही हो। एक के बाद एक तीखी आवाजें निकलने लगीं। लू शेंग भावशून्य रहा और उसने एक मुक्का मारा। गेंद गोल्ड। गेंद गोल्ड दायरे का ध्यान वध पर केंद्रित है, साहपूर्वक आगे बढ़ना। टकराना। भयंकर क्यूई रक्त तलवार क्यूई से टकराया, जिससे एक धीमी आवाज उत्पन्न हुई। डिंग फायर। डिंग फायर क्षेत्र गति पर केंद्रित है, जैसे धधकती लपटें। उमड़ता हुआ क्यूई रक्त आग की लपटों की तरह जलने लगा। चारों ओर सब कुछ झुलस गया, यहां तक कि तलवार की क्यूई भी वाष्पित हो गई। लिन फेई ने यह दृश्य देखा और अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। न जाने क्यों, उसे एहसास हो रहा था कि लू शेन की हरकतें बेहद सहज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे किसी अवस्था को पकड़ रहा हूं। युद्ध में समझने की कोशिश करना, यह इतना आसान नहीं है। लिन फेई ने ठंडी सांस ली और एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर से निकली, जो आध्यात्मिक दबाव में परिवर्तित हो गई, जो कि अंतिम चरण की फाउंडेशन स्थापना का आध्यात्मिक दबाव था, जो लू शेन पर दबाव डाल रहा था। उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति उड़ती हुई तलवार में भर गई, जो थोड़ा कांपने लगी, लेकिन अचानक पूरे मंच पर तलवार की एक चमकदार रोशनी फैल गई। यह उड़ती हुई तलवार विनाश की शक्ति से उत्कीर्ण। दर्शक कक्ष में निंगहे ने यह दृश्य देखा और धीरे से बोला, यद्यपि ये केवल एक संकेत मात्र है, विनाश की शक्ति अत्यंत अत्याचारी है। विशेष रूप से जब तलवार की रोशनी से सक्रिय होती है, तो इसकी शक्ति अन्य साधकों की वध तकनीकों से कहीं अधिक होती है। लगता है लिन फेई इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है। लियू फैंग ने निंगहे के शब्द सुने और उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। तो क्या लू शेंग लिन फी को हरा सकता है? निंगहे ने कुछ नहीं कहा, बस इस समय अपना सिर थोड़ा हिलाया। जहां तक मुझे पता है, लिन फी की प्रतिभा साधकों में भी उत्कृष्ट है। उसके पास एक विशेष तलवार दावात्मिक शरीर है, इसलिए वह आधार स्थापना क्षेत्र में विनाश की शक्ति को समझ सकता है। दोनों ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन क्षेत्रों में अंतर को पाटना मुश्किल है, यहां तक कि क्यूई रक्तभ्रम के साथ भी। जब तक कि लियू फैंग समझ गया कि निंगहे का क्या मतलब था, जब तक वह पंचतत्व क्षेत्र को नहीं समझ लेता, लेकिन पंचतत्व क्षेत्र को समझना इतना आसान नहीं है। लू शेंग ने अभी अभी 5 मानसिक क्षेत्रों में महारत हासिल की है। लियू फैंग ने आह भरी, मानो उन्हें इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही पता चल गया हो। भिनभिना रहा है। मंच पर तलवार की आवाज तेज हो गई और तलवार की चमकदार रोशनी टिमटिमाती रही, जिससे पूरा मंचस्थान प्रकाशित हो गया। तलवार की क्यूई की लड़ियां हवा में तैर रही थीं, उनसे निकलने वाली तीक्ष्णता से लू शेंग की त्वचा दर्द से झुंझुनी कर रही थी। हालांकि लू शेंग इस समय अपनी आंखें बंद करके बेखबर लग रहा था। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने लिन फी की ओर एक मुक्का मारा। जिया वुड। लू शेंग के मुंह से एक धीमी आवाज आई। जिया वुड क्षेत्र जीवन शक्ति, असीम और अटूट पर केंद्रित है। रेन वाटर। रेन जल क्षेत्र कोमलता और दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करता है, कोमलता के साथ दृढ़ता पर विजय प्राप्त करता है और दृढ़ता के साथ कोमलता को वश में करता है। जू पृथ्वी। जू पृथ्वी क्षेत्र रक्षा पर केंद्रित है, पृथ्वी की गति अत्यंत भारी।
लू शेंग द्वारा निरंतर विभिन्न मानसिक क्षेत्र प्रकट किए जा रहे थे जिनमें अंतहीन परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। चाहे आसपास की तलवार क्यूई लू शेंग पर किसी भी प्रकार से आक्रमण करे, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उसका समाधान आसानी से हो जाता था। लिन फेई ने भावशून्यता से लू शेंग की ओर देखा जो लगातार पास आ रहा था, और उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। जैसे ही लिन फेई के शब्द गिरे, उड़ती तलवार की चमक एक चमकदार सूरज की तरह चमक उठी, जिसने पूरे आभासी मंच को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट। उड़ती हुई तलवार से एक भयानक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी, जो विनाश की शक्ति लिए हुए थी तथा संसार की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती थी। तुरंत ही वह लू शेंग की ओर बढ़ गया। उड़ती हुई तलवार अभी तक लू शेंग पर नहीं गिरी थी, लेकिन उससे निकलने वाली विनाश शक्ति की आभा ने लू शेंग की त्वचा पर तलवार के महीन निशान छोड़ दिए। रक्त इस आभा के नीचे छिद्रों से बाहर रिस रहा था। स्पष्टतः इस समय लू शेंग का भौतिक शरीर अपनी सीमा पर था। तथापि चाहे उसके शरीर पर कितने भी निशान दिखाई दिए हो या कितना भी खून बह रहा हो, लू शेंग अनजान लग रहा था, लिन फी की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। उसके और उड़ती तलवार के बीच की दूरी कम होती गई, जब तक उड़ती हुई तलवार अचानक लू शेंग की ओर झपटी। उड़ती तलवार के भीतर एक अजेय आभा लू शेंग को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए तत्पर थी। तथापि इस समय लू शेंग का शरीर अचानक मुड़ गया, उसका हाथ उड़ती तलवार की शक्ति को झेल रहा था, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुके। धम्मा। उड़ती हुई तलवार ने लू शेंग की एक भुजा को काट दिया, घाव से खून बहने लगा और जमीन पर फैल गया। लिन फेई ने यह दृश्य देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हो गया। वास्तव में लू शेंग के शरीर से तुरंत एक रहस्यमयी लहर निकली। फिर लू शेंग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने आखिरकार इस क्षण उन्हें खोल दिया। क्यूई रक्त ने उसे चारों ओर से घेर लिया था तथा अलग अलग रंगों की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। ये है। दर्शक कक्ष में लियू फैंग और निंग हे लू शेंग के शरीर पर टिमटिमाती रोशनी देख रहे थे और उससे निकलती रहस्यमयी लहर को महसूस कर रहे थे। उनकी पुतलियां कांपने से खुद को नहीं रोक पा रही थीं। 5 तत्वों का क्षेत्र। ये है। लिन फेई ने महसूस किया कि रहस्यमय आभा धीरे धीरे लू शेंग के शरीर से फैल रही है और वह अपनी आंखें थोड़ी संकुचित करने से खुद को नहीं रोक सका। इस रहस्यमय आभा के अंतर्गत उसे संकट की ऐसी भावना महसूस हुई जिसे वह स्वयं भी दूर नहीं कर सका। हुआ यूं कि धमाका। इससे पहले कि लिन फेई खतरे की उस भावना पर प्रतिक्रिया कर पाती, लू शेंग की आकृति अविश्वसनीय गति से उसके पास आ गई। तभी अचानक एक मुक्का मारा गया। 5 तत्वों के क्षेत्र द्वारा प्रेरित एक 5 तत्वों की मुट्ठी। इससे अभूतपूर्व शक्ति का संचार हुआ। भले ही लिन फेई ने अपनी उड़ने वाली तलवार को जितनी जल्दी हो सके बुलाया था, भयानक प्रभाव के तहत तलवार लगातार कांप रही थी और उसके ब्लेड पर दरारें चुपचाप दिखाई दे रही थीं। उड़ती तलवार पूरी शक्ति को नष्ट करने में विफल रही और इसका परिणाम लिन फी के शरीर पर हुआ। पलक झपकते ही लिन फेई के मुंह से खून की एक धार बह निकली। साधकों के भौतिक शरीर मार्शल कलाकारों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं, और यहां तक कि पंचतत्व क्षेत्र के परिणाम ने भी लिन फेई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लानत है तुम पर। लिन फी के मुंह के कोनों से खून बहता रहा और उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करते हुए उसने उसी क्षण उसमें अंकित विनाश की शक्ति को प्रकट कर दिया। तथापि यद्यपि विनाश की शक्ति की आभा के कारण लू शेंग के शरीर से रक्त अनियंत्रित रूप से बहने लगा, फिर भी वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। क्यूई रक्त भ्रम ने उसे एक बार फिर से बढ़ावा दिया और 5 तत्वों का क्षेत्र फिर से भड़क उठा। लू शेंग ने विनाश की शक्ति का सीधा सामना किया और लिन फेई पर हमला कर दिया। धमाका। लू शेंग का बायां पैर विनाश की शक्ति का सामना नहीं कर सका और तुरंत फट गया। अपने एकमात्र बचे हुए दाहिने हाथ से लू शेंग ने विनाश की शक्ति का बलपूर्वक विरोध किया, उसे मुट्ठी में भींच लिया और लिन फेई पर जोरदार मुक्का मारा। धीमी आवाज। लिन फी के चेहरे पर अनिच्छा के भाव दिखाई दिए, लेकिन अंततः पंचतत्व क्षेत्र की शक्ति के तहत उसकी छाती में छेद हो गया। बस बस बस। उसी समय एक सफेद रोशनी टिमटिमा उठी। इसने लिन फी के शरीर को घेर लिया और रिंग से गायब हो गया। रिंग में केवल लू शेंग की टूटी हुई आकृति चुपचाप खड़ी थी। ओह! इस समय लू शेंग ने एक लंबी सांस ली, उसकी भौहों के बीच थकान का निशान दिखाई दिया। जैसा कि अपेक्षित था, किसी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू शेंग की आकृति रिंग से गायब हो गई। उसी समय खाली अंगूठी पर विजय शब्द प्रकट हुआ।
लीडरबोर्ड पर लू शेंग की रैंकिंग तुरंत 900 से 300 तक पहुंच गई और उन्होंने लिन फेई का स्थान ले लिया। इस समय सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की रैंकिंग भी प्रथम स्थान पर बनी हुई है। निरीक्षण कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाहे वह लियू फैंग, निंग हे या अन्य दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के प्रतिभाशाली लोग थे, वे सभी इस क्षण गहरी चुप्पी में डूब गए। वर्चुअल प्लाजा में अन्य प्रशिक्षण शिविरों के सदस्य जो लू शेन की जानकारी की जांच कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी रैंकिंग फिर से बदल गई थी। हम 300वां, इतनी तेजी, और जीत की दर अभी भी 100% है। ये कैसे संभव है? एक क्षण में ही पूरा आभासी प्लाजा विस्फोटित हो गया। कई चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। पूरे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में 300वीं रैंक हासिल करना बेहद दुर्लभ था। यदि आप ऐसा करेंगे तो हर कोई आपकी ओर अलग नजर से देखेगा। उल्लेख नहीं करना, 100% जीत दर के साथ ऐसी रैंक प्राप्त करना, ऐसा रिकॉर्ड, ये भयानक है। उस समय लू शेंग का नाम कई लोगों के मन में गहराई से अंकित हो गया था। ... आभासी केबिन धीरे धीरे खुला और लू शेंग थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। लिन फी को हराने के बाद लू शेंग ने शून्य सितारा क्षेत्र छोड़ दिया। भले ही उसने 5 तत्वों को पूरी तरह से एकीकृत किया था और 5 तत्व क्षेत्र में महारत हासिल की थी। हालांकि लिन फेई को हराना अभी भी एक संकीर्ण जीत थी। लिन फेई पहले से ही बहुत मजबूत था और उससे पहले उच्च रैंक वाले व्यक्ति थे, विशेष रूप से मेरे जैसे विशेष योग्यता वाले राक्षसी प्रतिभाएं। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा स्थान है। लू शेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि उनके पास विशेष योग्यताएं थीं, फिर भी लू शेंग यह अच्छी तरह से समझते थे कि उनके और उन व्यक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था, क्योंकि उनके शुरुआती बिंदु अलग अलग थे। लेकिन यही तो इसे दिलचस्प बनाता है ना? लू शेंग मन ही मन हंसा, फिर आभासी केबिन से बाहर निकलकर अपने कमरे में लौट आया। ... अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठे हुए लू शेंग ध्यान कर रहे थे। उसके सामने सिस्टम पैनल धीरे धीरे प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 41/100, दीर्घायु तकनीक 5010 रोट्स LV3, दीर्घायु क्षेत्र 9410 रोट्स LV1, 5 तत्व मुट्ठी मैक्स, 5 तत्व क्षेत्र 1110 रोट LV1, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 रोट्स LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 6010 रोट्स LV2। हम सिस्टम पैनल पर दीर्घायु क्षेत्र प्रकट हुआ। क्या यह हो सकता है कि सिस्टम पैनल मेरी व्यक्तिपरक जागरूकता के अनुसार प्रकट होता है? पहले मुझे ये पता नहीं था कि लोगों के भी स्तर होते हैं। जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे पंचतत्व लोक को समझा, मुझे ये बात समझ में आई, इसलिए पैनल में दीर्घायु लोक को भी शामिल किया गया। लू शेंग सिस्टम पैनल पर हुए बदलावों से कुछ आश्चर्यचकित था। हालांकि पंचतत्व क्षेत्र में प्रवेश करने से मेरी बुनियादी मार्शल आर्ट महारत की प्रगति में 10 अंकों की वृद्धि हुई। दीर्घायु तकनीक ने भी प्रगति में 5 अंक प्राप्त किए। बिल्कुल बुरा नहीं, लू शेंग ने सिस्टम पैनल को देखते हुए मुस्कुराया। अब मैं पंचतत्व औषधि द्रव्य को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि मैं पंचतत्व क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं, फिर भी औषधि द्रव्य का उपयोग करने से क्षेत्र के बारे में मेरी समझ बढ़ सकती है और मेरी प्रगति बढ़ सकती है। इस विचार के साथ लू शेंग ने दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर की मोचन सूची खोली और 5 तत्व औषधि तरल पाया। रैंकिंग की लड़ाई की वजह से लू शेंग ने लगभग 100 अंक अर्जित किए थे। दर्शकों से मिले अंकों को मिलाकर उसने कई 100 अंक जमा कर लिए थे। इसमें वे दर्जनों बिंदु भी शामिल हैं जो उन्होंने पहले छोड़े थे। लू शेंग ने एक ही बार में सीधे तौर पर 5 एलिमेंट्स मेडिसिन लिक्विड की 3 बोतलें खरीद ली, जिससे उसके अंक तुरंत आधे हो गए तथा केवल उसके वर्तमान कमरे के रखरखाव के लिए ही पर्याप्त अंक बचे। अंक अभी भी बहुत कम हैं। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, अंक अर्जित करना आसान होता गया। उदाहरण के लिए 0 तारा क्षेत्र में 300वें स्थान पर होने के कारण लू शेंग प्रति जीत 20 अंक अर्जित कर सकता था। यदि वह शीर्ष 100 या यहां तक कि शीर्ष 10 तक पहुंच सके तो और भी अधिक स्थान प्राप्त होंगे। इसके अलावा बहुत से लोग उसकी लड़ाइयां देखने आते थे, जिससे उसे अतिरिक्त अंक मिलते थे। ये सोचकर लू शेंग को राहत मिली। कुछ ही देर बाद किसी ने लू शेंग के कमरे में पंचतत्व औषधि द्रव की 3 बोतलें पहुंचा दी। बोतलों के अंदर रंगीन तरल को देखते हुए लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, एक बोतल उठाई और उसे एक ही घूंट में पी गया।
समय तेजी से बीत गया। लू शेन के रैंकिंग मैच को 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों के दौरान लू शेन की रैंकिंग ने सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में कई लोगों के बीच उत्साह पैदा कर दिया। खासकर डू हुआ, जो पिछली बार लू शेन से हारने के बाद से ही लगन से प्रशिक्षण ले रहा था। उसने अपने स्टार कवच को अपग्रेड करने के लिए भी बड़ी रकम खर्च की थी। इस बार लू शेन के रैंकिंग मैच ने डू हुआ को और अधिक प्रेरित किया तथा उसे अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए एक उत्कट दौड़ में धकेल दिया। और यह कारगर रहा। इस प्रोत्साहन से डू हुआ 700वें स्थान से 500वें स्थान पर पहुंच गया, यानी 200 से ज्यादा स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त। न केवल डू हुआ बल्कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के अन्य सदस्यों की रैंकिंग में भी सुधार देखा गया। हालांकि इन 3 दिनों में लू शेन सबके सामने नहीं आया था। दूसरे प्रशिक्षण शिविरों के कुछ सदस्य जो लू शेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उलझन में थे, लेकिन दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्य पहले से ही इसके आदी थे। सभी जानते थे कि लू शेन हमेशा से ही कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेते रहे हैं। उनका पिछला रैंकिंग मैच वाकई एक अप्रत्याशित घटना थी, वरना उसमें इतने दर्शक नहीं आते। कमरा ए में लू शेन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर से धीरे धीरे गहरी तरंगों की आभा फैल रही थी। उसके शरीर के भीतर क्यूई रक्त, जो अग्निमय और तरल दोनों था, पृथ्वी के समान ठोस था, तथापि उसमें एक प्रबल जीवन शक्ति थी जो लू शेन के शरीर से निकलने वाली एक भयंकर शक्ति में परिवर्तित हो गई। एक पल में लू शेन, जो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, ने अपनी आंखें खोली। एक शक्तिशाली दबाव के साथ यह उसके शरीर से फैल गया। 5 तत्वों का क्षेत्र छोटी सी सफलता तक पहुंच गया है, लू शेन ने धीरे से कहा। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान तैर रही थी। नाम लू शेन, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 50/100, दीर्घायु तकनीक 62100 रोट्स LV3, दीर्घायु क्षेत्र 94100 रोट्स LV1, 5 तत्व मुट्ठी मैक्स, 5 तत्व क्षेत्र 1100 रोट्स LV2, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 रोट्स LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 7010 रोट्स LV2। मेरी साधना प्रगति 50 तक पहुंच गई है। कुछ ही दिनों में ये 60 तक बढ़ जाएगी, जिससे मैं अंतिम चरण की 100 शिराओं में प्रवेश कर जाऊंगा। 5 तत्वों के क्षेत्र की मामूली सफलता के साथ अगर मैं लिन फी का फिर से सामना करता हूं, तो मुझे उसे हराने के लिए आपसी विनाश से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं पंचतत्व मुट्ठी की उन्नति विधि की तैयारी शुरू कर सकता हूं। लू शेन ने गहरी सांस ली, फिर प्रशिक्षण शिविर की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी खोलकर सीखना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं है कि पंचतत्व मुट्ठी दीर्घायु मुद्रा की तरह होगी, जो मेरे संस्करण के अनुरूप महान पंचतत्व मुट्ठी को संशोधित करेगी। मुझे इसे आजमाना चाहिए। लू शेंग ने 5 तत्वों की मुट्ठी की उन्नति के तरीकों को देखते हुए धीरे से कहा, जिसमें न केवल महान 5 तत्वों की मुट्ठी बल्कि अन्य उन्नति के तरीके भी शामिल थे। लू शेंग ने उन्हें एक एक करके देखा और लगभग 1 घंटे बाद लू शेंग के दिमाग में एक मोटी मोटी रूपरेखा बनने लगी। उसने अपने सिस्टम पैनल पर नजर डाली और उसे 5 तत्वों वाली मुट्ठी का प्रगति बार दिखाई दिया। वास्तव में लू शेंग को कुछ रोमांच महसूस हुआ और उसने अपना गहन अध्ययन पुनः शुरू कर दिया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप अपनी मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी निःशुल्क प्रदान करता है, जिसमें न केवल ज्ञानवर्धक बिंदु शामिल हैं, बल्कि निर्देशात्मक वीडियो भी शामिल हैं, जो कि लू शेंग द्वारा यूकाई हाई स्कूल की लाइब्रेरी में अनुभव किए गए अनुभव से काफी अलग है। इससे लू शेंग को मुख्य बिंदुओं को बहुत जल्दी समझने में मदद मिली। लू शेंग ने पाया कि 5 एलिमेंट्स फिस्ट के लिए प्रगति बार की गति यूकाई हाई स्कूल में पढ़ाई के समय की तुलना में बहुत तेज थी। लू शेंग को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन जब 5 एलिमेंट्स फिस्ट की उन्नति प्रगति पट्टी अंततः 100% तक पहुंच गई, तो उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। प्रत्येक को एक जोड़ चिन्ह भी प्राप्त हुआ। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, उसका दिमाग घूम गया और उसने जोड़ चिन्ह पर क्लिक किया। एक पल में लू शेंग के मन में ज्ञान की भावना भर गई और लू शेंग के लिए अद्वितीय 5 तत्वों की मुट्ठी की उन्नति की खेती करने की विधि उसके दिमाग में प्रकट हुई। एक क्षण बाद लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिस्टम पैनल उसके सामने प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 50/100, दीर्घायु तकनीक 6510 रोट्स LV3, महान 5 तत्व मुट्ठी 1110 रोट्स LV1, 5 तत्व क्षेत्र 1110 रोट्स LV2, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 रोट्स LV5,
बेसिक मार्शल आर्ट महारत 80100 LV2। ग्रेड 5 एलिमेंट्स फिस्ट में सफल प्रवेश के साथ बेसिक मार्शल आर्ट्स मास्टरी ने भी अपनी प्रगति में 10 अंकों की वृद्धि की और दीर्घायु तकनीक को भी लाभ हुआ जो 65 तक पहुंच गई। लू शेंग ने सिस्टम द्वारा महान 5 तत्व मुट्ठी के संशोधनों का आनंद लिया, उसकी आंखें चमक उठी। यह मेरी अपनी महान 5 तत्व मुट्ठी है। 5 तत्वों के क्षेत्र के समर्थन से यह मेरे QE रक्त को 5 तत्वों की वास्तविक शक्ति में विकसित करने की अनुमति देता है। यह महान 5 तत्वों की मुट्ठी के मूल संस्करण की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय है। लू शेंग उत्साहित होकर बुदबुदाया। तुरंत ही लू शेंग ने महान 5 तत्व मुट्ठी के बारे में अपनी समझ को मजबूत करना शुरू कर दिया। लू शेंग के एकीकरण के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। ... अगले दिन लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके शरीर से 5 तत्वों की एक धुंधली शक्ति निकली, लेकिन जल्दी ही विलुप्त हो गई और उसके भीतर वापस आ गई। ये पूरी तरह से समेकित है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया और अपना प्रशिक्षण जारी रखने के बजाय कमरे से बाहर जाने से पहले उसने हल्का सा फ्रेश होने का प्रयास किया। आज सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में दूसरा रैंकिंग रोटेशन दिवस है। इस बार रैंकिंग रोटेशन टीम लड़ाई पद्धति को अपनाएगा, जैसा कि जियाजुन द्वारा पहले उल्लेख किया गया था। लू शेंग आभासी केबिन की ओर चला गया, जहां उसकी मुलाकात पास में इंतजार कर रही जियाशुन से हुई। लू शेंग। जियाजुन ने लू शेंग की ओर हाथ हिलाया, उसके पीछे लोगों का एक समूह खड़ा था। जाहिर है ये वे टीम के साथी थे जिन्हें जियाजुन ने लू शेंग के लिए ढूंढा था। लू शेंग ने पास आकर जियाशुन और उसके पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली और पूछा, क्या प्रशिक्षकों को टीम के काम नहीं संभालने चाहिए? जियाशुन ने मुस्कुराते हुए कहा, टीम लड़ाइयों में शीर्ष 5 रैंकिंग में से नियुक्त कप्तानों के अलावा टीम के सदस्यों का चयन कप्तान स्वयं करते हैं। ये समन्वय और नेतृत्व करने की क्षमता की भी परीक्षा होती है। लू शेंग ने जियाशुन के पीछे खड़े लोगों की ओर देखते हुए समझ में आते हुए सिर हिलाया और महसूस किया कि वे सभी साथी शहरों से आए थे, ऊपरी स्टार सिटी से कोई नहीं था। उनमें एक पुरुष और एक महिला भी थे जिनके बारे में लू शेंग को स्पष्ट रूप से याद था। ये दोनों एक ही शहर हरिकेन सिटी से थे और ये यून और ये शी नाम के भाई बहन थे। दोनों ही कल्टीवेटर सिस्टम के पारंगत थे, दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में जियाजुन से भी उच्च स्थान पर थे तथा क्रमशः 10वें और 9वें स्थान पर थे। यदि इतना ही होता तो वे लू शेंग के सामने इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। लू शेंग को उनकी अच्छी याद थी क्योंकि यू और ये शी ने संयुक्त तलवारबाजी तकनीक का अभ्यास किया था। भाई बहन होने के नाते उनका तालमेल असाधारण रूप से मजबूत था, जिससे वे एक ऐसी दुर्जय जोड़ी बन गए थे जिसे डू हुआ भी नहीं हरा सकता था। अंतरिक्ष भूत। लू शेंग ने सिर हिलाया और फिर सभी से कहा, ऐसी स्थिति में चलो चले। टीम के सदस्य मुस्कुराए और सहमति जताते हुए एक साथ वर्चुअल केबिन की ओर चल पड़े। जल्द ही सभी लोग वर्चुअल केबिन में पहुंच गए, जहां अन्य सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसा कि जियाशुन ने पहले बताया था, केवल कप्तान की पुष्टि हुई थी और टीमों का गठन कप्तान द्वारा सदस्यों को चुनने के लिए किया गया था। वास्तव में लियू फैंग ने कुछ दिन पहले समूह को ये संदेश भेजा था, लेकिन लू शेंग ने इसकी जांच नहीं की थी। लू शेंग और उसके समूह के प्रवेश ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से डू हुआ जो लड़ाई की भावना से भरी नजर से लू शेंग को घूर रहा था। हालांकि लू शेंग ने डू हुआ की नजर को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने समूह के साथ इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के 2 महाप्रबंधक लियू फैंग और निंगहे भी वर्चुअल केबिन में दिखाई दिए। लियू फैंग ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई इस टीम लड़ाई के लिए तैयार है, मनोबल ऊंचा है। निंगहे ने शांति से कहा, ये टीम लड़ाई नकली होगी, मानव संघ सेना की लैंडिंग लड़ाई की नकल। अग्रिम युद्ध क्षेत्र में निम्न स्तरीय ट्रांसेंडेंट तारों पर नहीं लड़ सकते, वे केवल ग्रहों पर लैंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। आगे आप जो अनुकरण करेंगे वह मानव संघ के युद्ध इतिहास का एक खंड है। इस पुनर्तः सिम्युलेटेड लैंडिंग बैटल सेगमेंट के माध्यम से प्रशिक्षक लियू और मैं इस बार टीम प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर आपकी रैंकिंग निर्धारित करेंगे। निंगहे की बातें सुनकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। उन्होंने देखा कि इस बार रैंकिंग केवल व्यक्तिगत स्कोर के बारे में नहीं होगी, बल्कि इसमें टीम स्कोर भी शामिल होगा।
हालांकि लू शेंग ये भी समझता था कि किसी व्यक्ति की शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब तक कि वह सम्राट बाई की तरह गैलेक्टिक जीवन रूप न बन जाए, ब्रह्मांडीय जातियों के बीच युद्ध टीम लड़ाइयों के माध्यम से जीते जाते हैं। एक व्यक्ति की शक्ति अभी भी बहुत महत्वहीन है। इस तरह टीम के भीतर समन्वय और टीम की समग्र शक्ति एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन होगा। लू शेंग ने धीरे से कहा, अपने साथियों की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। जिया शुन, इस लड़के ने अभी भी लोगों को अपने कामों से सहज महसूस कराया। लू शेंग के लिए उसने जिन साथियों को चुना था, हालांकि वे सभी साथी शहर से आए थे, फिर भी वे काफी मजबूत थे। प्रत्येक में कुछ विशेष गुण थे। समग्र शक्ति अपेक्षाकृत संतुलित थी। ठीक है, मैंने वो सब कुछ बता दिया है जो बताना जरूरी था। सभी लोग शून्य तारा क्षेत्र में प्रवेश करें। मैं दस्ते के नेता को टीम के सदस्यों को एक ही कमरे में लाने का अधिकार दूंगा और फिर हम नकली लैंडिंग युद्ध शुरू करेंगे। इस बार सिमुलेशन का लक्ष्य है अंतरिक्ष भूत। निंग हे की आवाज धीमी हो गई, जिससे कई लोगों के भाव थोड़े बदल गए। यहां तक कि लू शेंग के बगल में खड़ी जिया जुन भी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी, ये वास्तव में अंतरिक्ष भूत है। एक पल के लिए लू शेंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। जब वह यूकाई हाई स्कूल में था तब उसने अंतरिक्ष भूतों के बारे में सीखा था, लेकिन लू शेंग को अंतरिक्ष भूतों की गहरी समझ नहीं थी और फिर उसने अंतर्दृष्टि के लिए जिया जुन की ओर देखा। आप अंतरिक्ष भूतों के बारे में कितना जानते हैं? जैसे ही वे आभासी केबिन की ओर बढ़े, जिया जुन ने लू शेंग को समझाया, मैंने अपने पिता से थोड़ा बहुत सीखा है। अंतरिक्ष भूत जाति कोई नहीं जानता कि उनका मुख्य शरीर क्या है और किसी ने इसे नहीं देखा है। केवल इतना ज्ञात है कि अंतरिक्ष भूत जाति के प्राणी डेटा के माध्यम से अपनी चेतना को अंतरिक्ष मकबरे में स्थानांतरित करते हैं। अंतरिक्ष मकबरा अंतरिक्ष भूत जाति के भीतर सर्वोच्च अस्तित्व है और इसे एक अत्यंत अनोखी जाति भी माना जा सकता है। इसका सार एक गैलेक्टिक जीवन रूप है। बेशक इसके अलावा अंतरिक्ष मकबरे को एक विशाल सवर के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी अंतरिक्ष भूत प्राणियों ने अपनी चेतना इसमें संचारित कर दी है, इसलिए उनकी अभिव्यक्तियां विशुद्ध रूप से इच्छा शरीर हैं। जिया शुन की बातें सुनकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जिया जुन के स्पष्टीकरण से ये अंतरिक्ष भूत कृत्रिम एआई की तरह लग रहे थे। जिया जुन ने लू शेंग के कान में बोलना जारी रखा, क्योंकि अंतरिक्ष भूत केवल इच्छाधारी शरीर हैं, वे अपनी इच्छा से किसी भी यांत्रिक शरीर से जुड़ सकते हैं और उन्हें खत्म करना बहुत कठिन है, जिससे वे एक बहुत ही परेशानी पैदा करने वाली जाति बन जाते हैं। आखिरकार जिया शुन के पिता अग्रिम पंक्ति से सेवानिवृत्त दस्ते के नेता थे, इसलिए जिया शुन को कई ब्रह्मांडीय जातियों के बारे में बहुत कुछ पता था। इसके अलावा अंतरिक्ष भूतों में एक बहुत ही विशेष क्षमता होती है, वे किसी भी उच्च कंप्यूटिंग एआई को आत्मसात कर सकते हैं और उसे अपने में बदल सकते हैं। इस वजह से मानव संघ में अंतरिक्ष भूतों को इस क्षमता का उपयोग करने से रोकने के लिए संघ द्वारा किसी भी बुद्धिमान एआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि अंतरिक्ष भूत आक्रमण करते हैं तो सभी रहस्य उनके लिए खुले होंगे। वर्तमान में मानव संघ बुद्धिमान आई के बजाय कल्टीवेटर्स द्वारा तैयार की गई आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अग्रिम पंक्ति के कॉस्मिक युद्धपोतों पर गणनाएं आई के बजाय आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स द्वारा की जाती हैं। लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अंतरिक्ष भूतों के तरीके वाकई भयानक थे। वे बुद्धिमान एआई को भी आत्मसात कर सकते थे। ऐसी जाति से दुश्मनी करना सचमुच सिरदर्द होगा। हालांकि सौभाग्य से वह एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए स्पेस घोस्ट्स के तरीकों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। असली सिरदर्द तो डू हुआ जैसे लोगों के लिए होता जो मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर थे। ये सोचकर लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया और फिर जिया जुन और अन्य लोगों के साथ आभासी केबिन में प्रवेश किया। लियू फैंग ने लू शेंग को कमरे के पासवर्ड की एक श्रृंखला भेजी। लू शेंग कमरे में दाखिल हुआ और जिया शुन और बाकियों को अपने साथ खींच लिया। कमरे में एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। गैलेक्टिक कैलेंडर के वर्ष 7986 में ह्यूमन फेडरेशन अंतरिक्ष भूत नंबर 3 सवई युद्ध के लिए तैयार को खत्म करने के लिए झोंगचिन स्टार पर उतरता है। अनुकरण। तभी लू शेंग के सामने एक आभासी बटन प्रकट हुआ। लू शेंग ने सबकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, सब तैयार हैं। जिया शुन, ये युन और ये शी ने लू शेंग की मुस्कान पर सिर हिलाया। तैयार। लू शेंग ने मुड़कर हाथ बढ़ाया और वर्चुअल बटन पर क्लिक कर दिया। भिनभिनाओ। सभी के कानों में एक धीमी सी भिनभिनाहट गूंजी और अगले ही पल सब कुछ अंधकार में हो गया। जब तक सभी के शरीर पर ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, तब तक उनकी आंखों के सामने एक उजाड़ दुनिया दिखाई देती रही। लू शेंग ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा।
सब कुछ उजाड़ था, जमीन दरारों से भरी थी, किसी भी प्रकार की जीवन शक्ति से रहित थी। परेशान करने वाला आदमी। दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ जमीन फैली हुई थी, जहां हर तरफ घना यांत्रिक मलबा बिखरा पड़ा था। हवा चल रही थी और मलबा काली रेत की तरह उड़ रहा था। धीरे धीरे सभी लोग वास्तविकता की ओर लौट आए। झोंग चेन स्टार, जो कभी अंतरिक्ष भूत के उपनिवेशित सितारों में से एक था, बाद में एक बड़े युद्ध के बाद हमारे मानव संघ और अन्य सहयोगी जातियों द्वारा तबाह कर दिया गया। जिया जुन की आवाज सुनाई दी। मैंने एक बार अपने पिता को इस युद्ध के बारे में बात करते सुना था। इस युद्ध में मानव संघ ने लाखों निम्न श्रेणी के ट्रांसेंडेंट खो दिए और रैंक 4 से ऊपर के भी कुछ ट्रांसेंडेंट खो दिए। अंतरिक्ष भूत हमारे मानव संघ के प्रमुख शत्रुओं में से एक है। लू शेंग ने गहरी सांस ली, आंखें थोड़ी सिकुड़ी और चारों ओर देखा। उसी समय उसके कलाई बैंड पर एक नक्शा दिखाई दिया। मानचित्र पर उनके मिशन को अंकित किया गया था। झोंगचेन स्टार के नंबर 3 शव को नष्ट करो। यहां तक कि उनके लिए मार्ग भी चिन्हित कर दिए गए थे। नंबर 3 शव हमसे लगभग 50 किलोमीटर दूर है। हमारी गति से हम आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्पेस घोस्ट्स की युद्ध विधियों को यथासंभव समझना होगा। लू शेंग ने नक्शे पर एक नजर डाली और गहरी आवाज में कहा। यद्यपि ये लू शेंग का युद्धक्षेत्र सिमुलेशन का सामना करने का पहला अवसर था, फिर भी वह एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो, और 100 लड़ाइयों में भी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। यदि आप दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं समझते और लड़ने के लिए अपनी ताकत पर ही भरोसा करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंत में आपकी मृत्यु कैसे हुई। भले ही यह सिर्फ एक अनुकरण है। जिया जुन ने सिर हिलाया और फिर उसने जो जानकारी उसे मालूम थी उसे साझा किया। बुद्धिमान एआई को अपनी प्रजाति में समाहित करने में सक्षम होने के अलावा अंतरिक्ष भूत यांत्रिक शरीर धारण करके और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करके लड़ते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम उन यांत्रिक प्राणियों के खिलाफ हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष भूत के प्रति उपायों के बारे में भी चिंता करनी होगी। सौभाग्य से जिया जुन ने टीम की ओर देखा और मुस्कुराया। हमारी टीम में मार्शल आर्टिस्ट बहुसंख्यक हैं। अन्य प्रणालियों के ट्रांसेंडेंट की तुलना में मार्शल आर्टिस्ट के पास बेहतर जीवित रहने की क्षमता है, विशेष रूप से स्पेस घोस्ट जैसी प्रजाति के खिलाफ। लू शेंग ने सिर हिलाया। हालांकि प्रत्यक्ष युद्ध में क्यूई रक्त भ्रम को संघनित किए बिना मार्शल कलाकार रैंक 4 से नीचे अन्य प्रणालियों के ट्रांसेंडेंट के लिए मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवित रहने की क्षमता के संदर्भ में अन्य प्रणालियों के पारलौकिक मार्शल आर्टिस्टों की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि अब तक हमें यह नहीं पता कि इस लड़ाई में अंतरिक्ष भूतों ने किस तरह के यांत्रिक शरीर धारण किए हैं। मेरा सुझाव है, पहले एक साधारण संपर्क। जिया जुन ने एक पल सोचा और फिर कहा, केवल ये जानकर कि उनके पास किस प्रकार के यांत्रिक शरीर हैं, हम अगले चरण की योजना बना सकते हैं। यद्यपि जिया शुन को लैंडिंग ऑपरेशन में काफी विशेषज्ञता थी और वह विभिन्न लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वह उस लड़ाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता था जिसका वे अभी अनुकरण कर रहे थे। आखिरकार वह संभवतः युद्ध की सारी जानकारी अपने दिमाग में याद नहीं रख सकता था। लू शेंग ने सिर हिलाया, फिर ये यूं और ये शी की ओर देखा। आप दोनों और मैं सबसे पहले अंतरिक्ष भूतों से संपर्क करेंगे, कैसा रहेगा? ये यून और ये शी ने सिर हिलाया। अपनी छोटी सी टीम में लू शेंग के अलावा वे सबसे मजबूत थे। बाकी आप लोग हाई अलर्ट पर रहें और धीरे धीरे नंबर 3 शव की ओर बढ़ें। ये यूं, ये शी और मैं सबसे पहले स्पेस घोस्ट से संपर्क करेंगे। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो जिया जुन मेरे नेतृत्व का कार्यभार संभालेगी। लू शेंग ने निर्णायक रूप से कहा। फिर वह ये यून और ये शी को लेकर तेजी से दूर चला गया। जिया जुन ने तीनों को जाते हुए देखा, एक गहरी सांस ली और समूह से गंभीर भाव से कहा, चलो चलें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, हमेशा आसपास के यांत्रिक निकायों के प्रति सतर्क रहें। सभी ने सिर हिलाया और जिया जुन के नेतृत्व में वे नंबर 3 शव की दिशा में बढ़ गए। लू शेंग, ये यूं और ये शी तेजी से तीसरे शव के पास पहुंचे, जहां चारों ओर यांत्रिक मलबा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन पूरे ग्रह पर अभी भी वीरानी का माहौल छाया हुआ था। जल्द ही तीनों रुक गए। उनके सामने 3 चांदी के यांत्रिक शरीर खड़े थे, सशस्त्र, चुपचाप स्थिर खड़े, कभी कभी इधर उधर देखते हुए। तो क्या ये अंतरिक्ष भूतों के पास मौजूद यांत्रिक शरीर हैं? लू शेंग ने 3 चांदी के यांत्रिक प्राणियों को देखते हुए धीरे से कहा, हम में से प्रत्येक को एक को मारना है। यदि हम उन्हें मार सकते हैं तो ऐसा करें, यदि नहीं तो उनकी विशेषताओं को इकट्ठा करें और विश्लेषण के लिए जानकारी जिया शुन को सौंप दें।
लू शेंग ने ये यून और ये शी को निर्देश दिया। दोनों ने सिर हिलाया और जल्द ही लू शेंग की आवाज फिर से गूंज उठी। कदम। इन शब्दों के साथ लू शेंग सबसे पहले बाहर भागा, उसके बाद ये यूं और ये शी ने अपनी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करते हुए चांदी के 2 यांत्रिक शरीरों पर हमला किया। खतरे का पता चला है, खत्म करने की तैयारी है। 3 चांदी के यांत्रिक शरीरों की आंखें तुरंत लाल हो गईं, उनकी ठंडी आवाजें गूंज उठीं, जो सीधे लू शेंग को निशाना बना रही थीं। सौभाग्य से ये यूं और ये शी की उड़ती तलवारें पहले ही 2 चांदी के यांत्रिक पिंडों के सामने आ चुकी थीं, जिससे उनके हमले बाधित हो गए। केवल एक रजत यांत्रिक शरीर के साथ लू शेंग स्वाभाविक रूप से डर नहीं था। क्यूई रक्त प्रचंड लपटों की तरह बाहर निकला, जिससे आसपास का तापमान बढ़ गया। टकराना। एक जलती हुई मुट्ठी चांदी के यांत्रिक शरीर की छाती पर लगी, जिससे उसमें तुरंत गड्ढा हो गया। रक्षा औसत है। लू शेंग यांत्रिक निकायों की ताकत का विश्लेषण करने वाला था, लेकिन उसने देखा कि जिस छाती को उसने क्षतिग्रस्त किया था, उसमें अचानक सफेद तरल बहने लगा, जो तुरंत ठीक हो गया। इतनी जल्दी ठीक हो जाना। लू शेंग कुछ हैरान हुआ। यदि हम यांत्रिक निकायों को शीघ्रता से नष्ट नहीं कर सकते, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। लू शेंग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, फिर क्यूई रक्त उत्पादन बढ़ा दिया। धमाका। क्यूई रक्त के बढ़ने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। लू शेंग ने अधिक बल के साथ एक और मुक्का मारा। इस बार गेंद गोल्ड क्षेत्र में विस्फोट हो गया। धमाका। अत्यधिक हत्या के इरादे से लिपटी मुट्ठी ने चांदी के यांत्रिक शरीर की छाती को छेद दिया। क्यूई रक्त फट गया, जिससे उसके आंतरिक सर्किट नष्ट हो गए। तुरंत चांदी का यांत्रिक शरीर टुकड़ों में फट गया तथा मलबा हर जगह बिखर गया। बात खत्म करने के बाद लू शेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक विशिष्ट स्थान पर गौर से देखने लगा। किसी कारण से जब उसने चांदी के यांत्रिक शरीर को मार डाला, तो उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। फिर भी वह उस निगाह के स्रोत का पता नहीं लगा सका। तो वह नजर अंतरिक्ष भूत की चेतना से संबंधित है। वास्तव में एक कष्टकारी प्रतिद्वंद्वी। युद्ध योजना। नंबर 3 सवा तक अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी थी। जिया जुन और अन्य लोग यहां इंतजार कर रहे थे, और जल्द ही लू शेंग और अन्य 2 भी वापस आ गए। कैसा है? जिया जुन ने उन तीनों की ओर आशा भरी नजरों से देखा। एक पल के लिए विचार करने के बाद लू शेंग ने कहा, मैंने एक अंतरिक्ष भूत के कब्जे वाले एक यांत्रिक शरीर को मार डाला। मुख्य भावना यह है कि इसकी उपचार क्षमता बहुत मजबूत है, और यदि आप इसे जितनी जल्दी हो सके नहीं मारते हैं, तो ये बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा भले ही आप यांत्रिक शरीर को नष्ट कर दें, अंतरिक्ष भूत को नहीं मारा जा सकता। ये यून ने भी सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगभग ऐसा ही लगा, लेकिन इसके अलावा मैंने इन यांत्रिक निकायों की ताकत का भी परीक्षण किया। वे मोटे तौर पर शुरुआती से मध्य तीसरे स्तर पर हैं। ये शी ने धीरे से कहा, और यह भी। जब हम तीनों ने उन 3 अकेले चांदी के यांत्रिक शरीरों को मार डाला, तो हमें उन अंतरिक्ष भूतों ने खोज लिया। अब उन्होंने शायद हमारी तलाश शुरू कर दी होगी। तीनों की बातें सुनकर जिया जुन ने सोचा, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक क्षण बाद जिया जुन की आवाज सुनाई दी, आपने जो कहा उसके अनुसार इन चांदी के यांत्रिक पिंडों को नैनोस्केल तकनीक का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए, जिसमें मजबूत उपचार क्षमताएं हों। एक बार उलझ जाने पर यह बेहद परेशानी भरा होगा। तो मैं सोच रहा हूं, क्या हमें अचानक हमले की योजना बनानी चाहिए? लू शेंग ने एक भान उठाए और जिया जुन की ओर देखा, हमें इसके बारे में बताओ। जिया शुन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अब जब हमें खोज लिया गया है, तो सभी अंतरिक्ष भूत एक ही सव में संग्रहित हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से संवाद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नंबर 3 सव में मौजूद अंतरिक्ष भूतों को हमारी उपस्थिति के बारे में पहले से ही पता है। नंबर 3 सव के करीब जाना असंभव है, तो क्यों न हम सीधे ही खुद को उजागर कर दें। अंत में हम में से अधिकांश इन अंतरिक्ष भूतों का ध्यान आकर्षित करेंगे, जबकि एक आश्चर्यजनक टीम सीधे नंबर 3 सव पर हमला करेगी, दिल को चोट पहुंचाएगी और सव को चकनाचूर कर देगी। इस बिंदु पर जिया जुन ने तीनों की ओर देखा। टीम में सर्वोच्च रैंक वाले लू शेंग, ये यून और ये शी थे। विशेष रूप से ये यून और ये शी, जब वे सेना में शामिल हो जाते हैं, तो वे सत्ता में डूहुआ से भी आगे निकल सकते हैं। जहां तक जिया जुन की बात है, वह अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट है जो टालमटोल के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, लू शेंग ने जिया शुन की योजना पर सहमति जताने से पहले बस एक पल सोचा। हालांकि दूसरों की तरफ देखते हुए वह झिझका,
लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो जो लोग इसके संपर्क में आएंगे उनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक होगी। इस रोटेशन रैंकिंग में टीम्स को तो जुड़ता ही है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन को भी शामिल होते हैं। अगर आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है तो व्यक्तिगत मूल्यांकन को बहुत कम होने की संभावना है। जिया शुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। मेरे पिता ने कहा था, अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में मिशन पूरा करना ही प्राथमिक लक्ष्य होता है। जब तक मिशन पूरा हो जाता है, चाहे कितने भी लोग मरें, ये सार्थक है। आखिरकार, अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो और अधिक लोग मरेंगे। व्यक्तिगत मूल्यांकन को महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक सवर नष्ट होता रहेगा, टीम मूल्यांकन को बढ़ता रहेगा, जिससे स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत मूल्यांकन को भी ऊपर आ जाएगा। जिया शुन के शब्दों को सुनकर टीम के अन्य सदस्य मुस्कुरा उठे और बोले, जिया शुन सही कह रही है, मिशन का उद्देश्य ही प्राथमिकता है। अगर हम मर भी जाते हैं तो भी यह इसके लायक है, क्योंकि यह सिर्फ एक सिमुलेशन है, इसमें डरने की क्या बात है। जब तक हम सवर को नष्ट कर सकते हैं तब तक सब कुछ इसके लायक है। सबकी बातें सुनकर लू शेंग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने ये यू और ये शी की तरफ देखा। ऐसी स्थिति में चलो चलें। लू शेंग ने गंभीरता से बात की और ये यून और ये शी को तुरंत दूर ले गए। सिर्फ जिया शुन और बाकी लोग ही बचे थे। जिया शुन ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, सब लोग जितना हो सके देर करो। हम यहाँ जितने ज्यादा यांत्रिक सैनिक बांधेंगे, लू शेंग की टीम के लिए अपना मिशन पूरा करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तैयार हो जाओ, लड़ो, जिया जुन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके पीछे की टीम के सदस्यों ने अपनी ऊर्जा छोड़ दी, जिससे आकाश और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। उनसे कुछ ही दूरी पर चांदी के यांत्रिक पिंडों की विशाल सेना ने इस उत्पात को महसूस किया। उनकी आंखें लाल रंग की चमक से चमक उठी और उन्होंने ठंडी आवाज निकाली। खतरे का स्रोत पता चला, विनाश की तैयारी। अगले ही क्षण यांत्रिक सेना जिया शुन और अन्य लोगों की ओर पागलों की तरह टूट पड़ी। यांत्रिक सेना के किसी अनजान कोने में लू शेंग और अन्य दो ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे नंबर 3 सवर के पास पहुंचे। ... इस बीच शून्य सितारा क्षेत्र में एक आभासी कमरे में निंग हे और लियू फैंग अंदर बैठे थे। उनके सामने एक विशाल स्क्रीन थी जो 5 खंडों में विभाजित थी। प्रत्येक खंड में 5 दस्तों द्वारा लैंडिंग ऑपरेशन के अनुकरण का चित्र दिखाया गया। लियू फैंग की नज़र स्क्रीन 1 पर पड़ी, जिसमें लू शेंग का दृश्य दिखाया गया था। जिया शुन का विश्लेषण काफी अच्छा है। ज्यादातर दस्ते के सदस्यों को छलने के लिए इस्तेमाल करना, लू शेंग और अन्य 2 शीर्ष लड़ाकों को सीधे कोर पर वार करने देना। इतने कम समय में ऐसा फैसला ले पाना प्रतिभा को दर्शाता है। लियू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग हे ने सिर हिलाया। इसके खत्म होने के बाद हम जिया जुन के मूल्यांकन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, शायद उसकी रैंक 1 या 2 स्थान ऊपर कर सकते हैं। तियान की प्रशिक्षण शिविर में न केवल खेती में अत्यधिक प्रतिभाशाली बीजों की खेती की जाती है, बल्कि नेतृत्व और आयोजन में कुशल प्रतिभाओं को भी विकसित किया जाता है। आखिरकार अंतरतारकीय युद्ध में कई बार छोटे दस्तों को अकेले ही काम करना पड़ता है। यह विशेष रूप से दस्ते के नेता की प्रतिक्रिया और संगठन क्षमता की परीक्षा लेता है। इस सिमुलेशन में जिया जुन की प्रतिभा अच्छी तरह से प्रदर्शित हुई। वह अपनी टीम की ताकत को जानते थे और तुरंत योजना बना सकते थे। जिया जुन की विधि एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अन्य टीमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। निंग हे ने अन्य टीमों की स्क्रीनों को देखते हुए कहा। यद्यपि अन्य टीमों के पास लू शेंग जैसे शीर्ष योद्धा नहीं थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक के पास अपनी स्वयं की युद्ध रणनीति थी। अब तक वे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार ये विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए उत्कृष्ट बीज हैं। लियू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह थोड़ा शरारती हो गया। हालांकि ये सिमुलेशन पूरा करना इतना आसान नहीं है। शायद कुछ सोचते हुए आमतौर पर सख्त प्रशिक्षक निंग हे ने भी मुस्कुराहट दिखाई। उन्हें थोड़ा कष्ट सहने दो, यह उनके लिए अच्छा है। मार्ग प्रशस्त करना, सभा में प्रवेश करना, क्रिम्सन मेघ, गड़गड़ाहट, मृत्यु के समान शांत आकाश और पृथ्वी में गड़गड़ाहट की ध्वनियां फूट पड़ी। समूह का नेतृत्व कर रहे जिया शुन ने चांदी के यांत्रिक पिंडों के हमलों का बेतहाशा विरोध किया। हालांकि उनकी टीम के ज्यादातर सदस्य मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे धीरे धीरे थकते जा रहे थे। टीम के भीतर एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर को अचानक एक आंतरिक यांत्रिक घटक विकार का अनुभव हुआ, जिसके कारण उनकी चेतना धुंधली हो गई। उनके बगल में अंतरिक्ष भूतों से ग्रस्त 2 यांत्रिक शरीर तुरंत ट्रांसफॉर्मर पर झपटे।
बाम। एक धीमी ध्वनि के साथ मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर का शरीर तुरंत फट गया, उनकी चेतना उसी क्षण स्थानांतरित हो गई, सिमुलेशन समाप्त हो गया। जिया शुन के भीतर क्यूई रक्त उमड़ पड़ा, जिसने आसपास के चांदी के यांत्रिक निकायों को पागलपन की तरह रोक दिया। फिर भी उसकी निगाहें रुक रुक कर चारों ओर घूम रही थीं, पूरी स्थिति का अवलोकन कर रही थीं। उसने यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर को चांदी के यांत्रिक पिंडों द्वारा मारा जाता हुआ देखा, जिससे उसका दिल बैठ गया, हालांकि वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। अंतरिक्ष भूतों का सामना करते समय यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर अंततः नुकसान में रहते हैं। एक व्यक्ति के गिर जाने से एक बार फिर जिया शुन और उनकी टीम पर भारी दबाव आ गया। अचानक जिया जुन की परिधीय दृष्टि ने देखा कि चांदी की यांत्रिक सेना का एक हिस्सा अचानक अलग हो गया और नंबर 3 सवर की दिशा में भाग गया। अच्छा नहीं, लू शेंग और अन्य लोगों का पता चल गया है। ये देखकर जिया जुन चिंतित हो गई और उसने तुरंत एक संचार उपकरण के माध्यम से लू शेंग और अन्य लोगों को सूचित किया। साथ ही उन्होंने अपनी टीम को दुश्मन को यथासंभव विलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि चांदी की यांत्रिक सेना बहुत अधिक संख्या में थी और लगातार हो रही चोटों और मौतों के कारण सेना को रोके रखने की उनकी क्षमता अंततः सीमित हो गई थी। लानत है, मुझे आशा है कि लू शेंग और अन्य लोगों को कुछ नहीं होगा। जिया जुन कुछ हद तक उत्तेजित थी लेकिन शक्तिहीन महसूस कर रही थी। दूसरी ओर लू शेंग और अन्य लोग तेजी से नंबर 3 सवर के पास पहुंचे। जब केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी थी, तब उन्हें जिया शुन का संदेश मिला। हमें खोज लिया गया है। लू शेंग और अन्य लोगों ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, फिर ऊपर देखा तो चांदी के यांत्रिक पिंडों का एक छोटा दल तेजी से पीछे से उनकी ओर आ रहा था। इस समय उन्हें दूरी पर एक विशाल इमारत दिखाई दे रही थी, जो जमीन पर बनी एक काली कब्र जैसी लग रही थी। उनके पीछे चांदी के यांत्रिक दस्ते की उपस्थिति के साथ एक एक करके चांदी के यांत्रिक शरीर भी काले मकबरे से निकले, लू शेंग की स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। ये अंतरिक्ष भूत, ये सचमुच बहुत परेशान करने वाले हैं। लू शेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बर्फीली हो गई, उसके भीतर क्यों रक्त उमड़ रहा था। चूंकि उन्हें खोज लिया गया है, इसलिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लू शेंग, इस समय ये यून अचानक बोल पड़ा। आगे बढ़ते रहो, ये हम पर छोड़ दो। लू शेंग ठिठक गया, उसने ये यून और ये शी की ओर देखा, उन्हें धीरे धीरे अपनी पीठ से लंबी तलवारें निकालते हुए देखा। इससे पहले उन्होंने अपनी पीठ पर तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस समय उन्होंने उन्हें बाहर निकाल लिया। ये यू के चेहरे पर मुस्कान थी। पिछली रैंकिंग रोटेशन ने मुझे और मेरी बहन को टीम में शामिल नहीं होने दिया, वरना पहले नंबर पर तुम्हारी स्थिति कहना मुश्किल होता। इस बार हमें अंततः यह मौका मिला है, आइए हम आपको दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। ये शी ने कुछ नहीं कहा, बस लू शेंग को देखकर मुस्कुराए। लू शेंग उनकी मंशा समझ गया और उसे सोचने का समय ही नहीं मिला। उसने जल्दी से अपना क्यूई रक्त इकट्ठा किया और काली कब्र की ओर दौड़ पड़ा। ये यून और ये शी लू शेंग के साथ थे। उनके चारों ओर तैरती हुई तलवारें थीं, जो लू शेंग के लिए रास्ता साफ कर रही थीं। गड़गड़ाहट, विस्फोटक गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी, क्योंकि ये यू और ये शी के नियंत्रण में उड़ती तलवारें निकट आ रहे चांदी के यांत्रिक पिंडों पर हमला कर रही थीं। तेज उड़ती तलवारें लगातार यांत्रिक शरीरों को चीरती रहीं। इसी समय पीछे से चांदी की यांत्रिक टुकड़ी भी आ पहुंची और लू शेंग तथा अन्य पर आक्रमण की लहरें शुरू कर दी। तथापि ये यू और ये शी ने अनगिनत उड़ती तलवारों को नियंत्रित करके लू शेंग के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिससे वह चांदी के यांत्रिक निकायों के हस्तक्षेप से बच गया। तीनों नंबर 3 सवर के और करीब पहुंच गए। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उड़ती तलवारों से रास्ता साफ करते हुए लू शेंग पागलपन की हद तक तीसरे नंबर के सवर की ओर बढ़ा। जल्द ही लू शेंग नंबर 3 सवर से केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में सवर से अनगिनत चांदी के यांत्रिक पिंड निकले। जाहिर है, जैसे ही लू शेंग पास आया, सवर के भीतर बचे हुए यांत्रिक पिंड भी प्रकट हो गए। ये देखकर ये यून और ये शी के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उन्होंने एक दूसरे को देखा। हवा बढ़ो, ये यून दहाड़ा, उसके हाथ में तलवार सफेद चमक से चमक रही थी। ये यून की तलवार से तलवार क्यू की लपटें निकल रही थीं। ये शी ने भी उस समय धीमी आवाज में गुर्राहट की। बादल उमड़े। 2 लंबी तलवारों से भयंकर तलवार क्यूई निकली, जिसके साथ भयंकर हवाएं चली, जिससे तलवार क्यूई तूफान उत्पन्न हुआ। तुरंत ही उन्होंने शेष बचे चांदी के यांत्रिक पिंडों पर हमला कर दिया।
शक्तिशाली ताकतें चांदी के यांत्रिक पिंडों को मांस की चक्की की तरह बेरहमी से चीरती रहीं, लगातार टुकड़े टुकड़े करती रहीं। अपनी भयानक उपचार क्षमताओं के बावजूद लगातार हमलों के कारण वे यांत्रिक टुकड़ों में तब्दील हो गए। तलवार क्यू तूफान ने लू शेंग के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये सब खत्म करने के बाद ये यून और ये शी थककर जमीन पर गिर पड़े और भारी सांसें लेने लगे। इसके बावजूद वे लू शेंग की आकृति को देखते रहे क्योंकि वह नंबर 3 सवर की ओर भाग रहा था। अंततः यह आप पर निर्भर है। ये यून ने कमजोरी से बुदबुदाया, उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। सौभाग्य से आसपास के चांदी के यांत्रिक निकायों को हटा दिया गया था, जिससे उन्हें नंबर 3 सवर के पास आराम करने की अनुमति मिल गई। लू शेंग काली कब्र में भाग गया। उसके सामने एकदम काला स्थान था जिसमें एक बड़ा नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। नीला क्रिस्टल विशाल था, जिसके अंदर आत्मा जैसी सत्ताएं लगातार घूम रही थीं। जैसे ही लू शेंग ने प्रवेश किया, नीले क्रिस्टल के भीतर की वस्तुओं ने तीखी ध्वनियां निकाली, जिससे लू शेंग के कान के पर्दे लगभग फट गए। हालांकि लू शेंग का ध्यान नीले क्रिस्टल पर नहीं था। इसके बजाय उसका ध्यान क्रिस्टल के नीचे था, जहां एक काली कुर्सी रखी थी, जिस पर 2 से 3 मीटर ऊंची एक विशाल चांदी की यांत्रिक वस्तु रखी थी। जैसे ही लू शेंग वहां पहुंचा, चांदी के यांत्रिक शरीर ने अचानक अपनी लाल आंखें खोल दी।